हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने द नॉलेज हब पर लेकर आया हूँ 30 इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सनालिटीज़ का एक सीरीज, जिसके तहत मैं पहले 10 पर्सनालिटीज़ का इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूँगा। उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप स्टेट पीसीएस का, एसएससी का, रेलवे का या अदर इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब मेंस की आंसर राइटिंग में आपको बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय से। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को, और चूंकि उन्होंने भारतीय समाज में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस समय, जो सती प्रथा था या बाल विवाह था, विधवाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, या फिर जो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, तो इन सब चीज़ों का मुद्दा उठाया है। मूर्ति पूजा का प्रचलन था बहुत ज़्यादा, तो इन सब मुद्दा को उठाया है। अनेक देवी देवताओं से लेस था ये समाज। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में उभरते हैं और एक नई दिशा देकर जाते हैं आगे आने वाले समाज सुधारकों के लिए। तो ऐसे में उनको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है उनको। उनको भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है, पहला आधुनिक पुरुष, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, तथा अतीत और भविष्य का सेतु भी उनको कहा जाता है कि अतीत में जो भारत था और भविष्य में जो भारत होगा उसके बीच में एक ब्रिज का काम किया है राजा राम मोहन राय ने। और साथ के साथ उनको युगदूत भी कहते हैं। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय को बहुत सारे उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 1815 में उन्होंने जो लिबरल ब्राह्मण्स थे, जो उदारवादी ब्राह्मण थे, उनको चिंतन मनन के लिए, उनसे बहुत सारी चीज़ों को के सॉल्यूशंस के लिए समाज में किस तरह से बदलाव लाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक आत्मीय सभा का गठन किया था। साथ के साथ आपको ये भी बता दूं कि एक क्लर्क के पोस्ट पर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले राजा राम मोहन राय, और बाद में उन्होंने समाज सुधार में ही पूरा अपना डिवोट किया है अपने आप को। नेक्स्ट है कि 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की है, जो कि वही ब्रह्म सभा है जो बाद में चलकर ब्रह्म समाज बनता है। आगे आपको डिस्कस करके भी बताऊंगा कि किस तरह से ब्रह्म समाज अलग अलग धाराओं में बंटता है। तो इसी ब्रह्म समाज को इनके मृत्यु के बाद, या ये जब लंदन चले गए तो उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है कि उन्हीं का प्रयास था जिस कारण से 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट बना, सती निषेध कानून बना। उस समय विलियम बेंटिक थे, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वही विलियम बेंटिक हैं, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बनते हैं बाय इंडियन चार्टर एक्ट 1833। तो ऐसे में सती कानून जो बना है उसके सबसे बड़े श्रेयदाता हैं कौन? तो राजा राम मोहन राय। इसके बाद इनसे जुड़े कुछ अखबार भी हैं, जैसे मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार ये वो फारसी भाषा में लिखते थे, पर्शियन में लिखते थे, और संवाद कौमुदी ये वो बंगाली भाषा में लिखते थे। तो बहुत सारे भाषाओं के जानकार भी थे। संस्कृत आती थी इनको, बंगाली आती थी, फारसी के जानकार थे, हिंदी के जानकार थे, अंग्रेजी के जानकार थे। तो कह सकते हैं कि मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि वे अकबर द्वितीय के कारण इंग्लैंड गए विलियम फोर्थ के दरबार में, और ये वही अकबर द्वितीय हैं, मुगल बादशाह, जिन्होंने इनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी, तो उनके पेंशन बढ़ाने के लिए, अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड गए विलियम फोर्थ के दरबार में कि अकबर द्वितीय का आप पेंशन बढ़वा दीजिए। नेक्स्ट है कि बहुत सारे समाज सुधार का उन्होंने काम किया है। तो कौन कौन से समाज सुधार का काम किया है? तो जैसे सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगवाई, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने चाइल्ड मैरिज का, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। लेकिन एक चीज़ इनके साथ थी कि इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए वे वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोटर थे। कहते थे कि पाश्चात्य लोग अच्छे से अगर हम उनका एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो शायद हमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है, और हम इन सब कुरीतियों से जल्दी दूर हो पाएंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन के वो फेवर में होते थे। उसके बाद उन्होंने कहा इतनी सारे देवी देवताओं का कोई मतलब नहीं है, ये ईश्वर तो एक ही है, और जितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड विचार होगा, अलग अलग विचार होगा, उतनी धाराओं में लोग बटे रहेंगे। तो लोगों को अगर एकजुट होना है तो एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, कि ईश्वर एक है,
उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रोपैगेट किया है। उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर और विलियम एडम के साथ मिलकर कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी भी बनाई है 1823 में, ठीक है। और इनका निधन जो है ब्रिस्टल लंदन में होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है। और इनके मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। इसके बाद जो द्वितीय सेकंड पर्सनालिटी है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी बंगाल से ही हैं और इनका जन्म सितंबर 1820 में हुआ था, 26 सितंबर को। ये जिस तरह से अगर सती प्रथा को रोकने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है, वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल है विधवा पुनर्विवाह करवाने में, विडो री मैरिज एक्ट को लागू करवाने में डलहौजी के समय। हिंदू धर्म में एक मान्यता शास्त्रों से निकाल के उस समय के कट्टरवादी लोगों ने दिया था कि विधवा का पुनर्विवाह शास्त्र संगत नहीं है, शास्त्र के सम्मत नहीं है। तो ऐसे में इसको कानून के तहत बना दिया कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो सकता है, राइट, 1856 में। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा काम या बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया था कि जो बंगाली भाषा थी बहुत कॉम्प्लेक्स थी पहले, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है और 12 स्वर और 40 व्यंजन या उसको कहते हैं स्थिरांक में उन्होंने इसको डेवलप किया है, सो दैट बंगाली भाषा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बंगाली भाषा जो है वो आपको सिंपल हो गई। इसके बाद जो है कि इन्होंने तो एक चीज़ ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत के प्रोफेसर भी थे, उसके साथ साथ ये विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी काम भी इन्होंने किया है और इसके अलावा ये भाषा के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जो थर्ड पर्सनालिटी है हिस्ट्री में वो है केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन का जन्म होता है 19 नवंबर 1838 को, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो कि पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया है और भ्रमण करने के बाद इन्होंने पुनर्जागरण को बढ़ाया है। और इन्हीं का प्रयास था कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया तो उसके बाद एक तरह से एज पर रेस्ट्रिक्शंस हो गया कि अगर बच्चियों की शादी, गर्ल्स का अगर मैरिज का एज अगर डिसाइड करना है तो मिनिमम 14 होगा और बॉयज़ का 18 होगा, जो कि उस समय के लिए कुछ हद तक वैलिड लगता है जहाँ बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित हो। इसके बाद जो ब्रह्म समाज से इनकी किस्सा ये है कि 1857 में ये ब्रह्म समाज ज्वाइन करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके आचार्य थे, लेकिन 8-9 साल तक उनके साथ काम करते हुए दोनों में बनती नहीं है और फिर ये ब्रह्म समाज से निकाल दिए जाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यही जो है अपना नया ब्रह्म समाज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज है ब्रह्म समाज, उसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज। तो ये भारतीय ब्रह्म समाज बनाते हैं और वो आदि ब्रह्म समाज बनाते हैं। इसके बाद जो है कि 13 साल की अवस्था में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कूच विहार के राजा के साथ कर दिया। पहले खुद ही नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाते हैं और फिर अपनी ही बेटी का विवाह कम उम्र में कर देते हैं। तो इनसे लोग खफा हो जाते हैं, जैसे आनंद मोहन बोस या शिवनाथ शास्त्री जैसे लोग जो हैं वो इनसे खफा हो जाते हैं और इनसे अलग हो जाते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। और आनंद मोहन बोस ने जो ब्रह्म समाज बनाई है उसका नाम रखा है साधारण ब्रह्म समाज। तो ये ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, 4 तरह के ब्रह्म समाज हो गए। इसके बाद इनके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन से जुड़े हुए हैं ये या नहीं, और ये बनाया था इन्होंने जनवरी 1868 में। और साथ के साथ एक भारतीय सुधार आयोग कह सकते हैं, एसोसिएशन कह सकते हैं, इन्होंने बनाया था 1870 में। तो सुधारात्मक दृष्टिकोण से एक एसोसिएशन भी फॉर्म किया था केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानाडे। देखिए महादेव गोविंद रानाडे भी केशव चंद्र सेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये केशव चंद्र सेन ही हैं जिन्होंने महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर आत्माराम पांडुरंग को कहा है कि आप प्रार्थना समाज बनाइए, और बाद में महादेव गोविंद रानाडे उनसे जुड़े भी हैं। और 1842 में इनका जन्म हुआ था नासिक में, महादेव गोविंद एम जी रानाडे का। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस भी थे और 1870 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा भी बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। और
प्रार्थना समाज से भी ये 1869 से जुड़े हुए। मैंने पहले भी बताया कि आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर ही 1867 में बना है प्रार्थना समाज, तो वो एक तरह से केशव चंद्र सेन से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर। नेक्स्ट है कि इनका जो जर्नल था, इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था इंदु प्रकाश। और ये पहले ही बता दिया कि बॉम्बे के पहले जस्टिस रह चुके थे। और ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो 1861 में बना है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, उसके संस्थापक सदस्य भी थे। इसके बाद जो है उन्होंने रघुनाथ राव के साथ मिलकर एक इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया। बाद में चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपने साथ ही एक्वायर करना चाहा कि हम सोशल रिफॉर्म का भी काम करेंगे, तो उसमें इसको मर्ज कर लिया गया। और इनके जाने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद 1901 में इनकी वाइफ हैं, इनकी पत्नी हैं रामाबाई रानाडे, उन्होंने कंटिन्यू किया है जितने भी सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने स्टार्ट किए थे उसको। जो नेक्स्ट हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, जो 5th नंबर पे हैं दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के पितामह हैं ये। और इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया था। पहले व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड के संसद में पहुंचते हैं, पहले भारतीय हैं जो इंग्लैंड के संसद में पहुंचते हैं लिबरल पार्टी की टिकट पर। तो इनका जन्म कब हुआ? 1825 में। इनको कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में जो सेकेंड अधिवेशन था, 1893 में और 1906 में। इसके बाद ये लिबरल पार्टी की टिकट पर चुनकर गए थे ब्रिटेन की संसद में, पहले भारतीय हैं ऐसे। इसके बाद 1851 में ही इन्होंने रहनुमाई मजमदई सभा का निर्माण कर दिया था, जो कि पारसी कम्युनिटी, जो जोरेस्ट्रियन कम्युनिटी है, उसके रिफॉर्म के लिए, उसमें सुधार के लिए काम करती थी। ठीक है। इसके बाद 1854 में इन्होंने एक रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका का भी संपादन करना शुरू किया, और जो कि जिसका मतलब होता है ट्रुथ टेलर, सत्य बोलने वाला, सत्य वचन। ठीक है। तो गुजराती पत्रिका थी और उसमें भी पारसी रिफॉर्म्स को ही ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो रस्त गुफ्तार और रहनुमाई मजमदई सभा, ये दोनों ही इनसे एसोसिएटेड है। इसके बाद इन्होंने लंदन में 1866 में बना दिया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में। ठीक है। और 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु होती है। तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। देखिए, दयानंद सरस्वती ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है और भारत भारतीयों का ही होना चाहिए। स्वराज की बात पहली बार करते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ है 12 फरवरी 1824 को, और इनका जो बचपन का नाम है वो है मूल शंकर। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। चूंकि ये माना जाता है कि भारत का दूसरा नाम आर्यवर्त है, तो भारत भारतीयों के लिए है, तो ऐसे में इन्होंने 1-2 कॉन्सेप्ट और दिया। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, और सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने किताब भी लिखी है। ठीक है। तो ये हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये चले गए दुनिया से, तो करीब करीब इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुसरण करने वाले लोग थे, वो 2 धाराओं में बंट गए। एक डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, और दूसरा गुरुकुल कांगड़ी। जो लोग कहते थे कि हमारा पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो वेदास पर होना चाहिए, वो गुरुकुल कांगड़ी। और जो लोग कहते थे कि नहीं, एंग्लो और वैदिक, मतलब अंग्रेजी के साथ साथ वैदिक दोनों का समागम होना चाहिए शैक्षणिक क्रियाकलाप में, तो ऐसे लोग डीएवी आज भी हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, डीएवी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को, 1863 को, और इनके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। इनका मूल नाम था नरेंद्र, और इनके जो गुरु हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं से इन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें सीखी है, और इनके ही बताए हुए मार्ग को इन्होंने आगे प्रशस्त किया है। इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली है, उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत, 2 पत्रिकाएं निकाली और 3 किताबें लिखी हैं। 3 किताब, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। और ये एक तरह से नए हिंदुत्व के प्रणेता हैं। नए हिंदुत्व का मतलब क्या है? वो हिंदुत्व जो कि सही में लॉजिकल है, तार्किक है, और जिसके पास किसी तरह की कट्टरपंथी जैसी या कोई अंधविश्वास जैसा वे नहीं है। तो इस चीज़ को प्रोपेगेट किया है कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने। और इनकी जो सबसे फेमस डिसिपल हैं वो हैं सिस्टर निवेदिता, बहन निवेदिता। और
इनका जितना भी दर्शन था वो वेदांत पर आधारित था। वेदांत का मतलब क्या होता है? उपनिषद, क्योंकि इन्होंने खुद भी गुरु के समीप रहकर सीखा है। और उपनिषद का भी मतलब यही होता है, टू सिट नियर द फीट ऑफ द गुरु, गुरु के समीप रहकर सीखना। तो इसी फिलॉसफी को प्रोपेगेट किया है कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने। और 1893 में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन किया है, इंडिया को पूरे विश्व पटल पर बहुत ही आगे रखा है, क्योंकि भारत की तरफ से जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, विश्व धर्म संसद था, उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उस समय एक नया कॉन्सेप्ट दिया। पूरे जगत के लोगों को ब्रदर्स और सिस्टर्स कहकर संबोधित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे वहाँ पर, और जो कि पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी और पूरे जगत को एक मानना, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और इस तरह के हिंदुइज्म को प्रोपेगेट किया था उस समय। इसके बाद है कि इन्होंने बेलूर में, कलकत्ता में बेलूर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की है। और इनका जो तिरोभाव हुआ है, इनकी जो मृत्यु हुई है, वो समाधि लेने के पश्चात जो कन्याकुमारी में आप देखेंगे विवेकानंदा रॉक है, उस पर इन्होंने समाधि ली थी और 1902 में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। गांधी जी ने एक किताब भी लिखी है, गोखले मैं पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी के। और 1866 में इनका जन्म हुआ है, 9 मई 1866 को। हालांकि गांधी जी से 3 साल ही बड़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल गुरु हैं उनके। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी था इस साल। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और एकमात्र अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस के, वो है बनारस अधिवेशन में 1905 में। और इसी साल इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई थी और इनकी मृत्यु हुई है 1915 में। देखिए, ये उदारवादी थे। उदारवादी के साथ साथ ये बहुत ही मिलनसार कह सकते हैं आप। जब तिलक और फिरोज शाह मेहता के बीच में कोई हॉटेड डिबेट होता था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही होते थे जो उनको थोड़ा सा, दोनों को थोड़ा पेसिफाई करते थे, दोनों के बीच में थोड़ा मतलब ब्रिज का काम करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा दोनों पक्षों को लेकर चलने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाजी, या कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति उस दौर में जिसने पूरे कांग्रेस का मोटो ही चेंज कर दिया। जो कांग्रेस कभी प्रेयर एंड पिटिशन की कही जाती थी पार्टी, उस कांग्रेस को ग्रास रूट तक पहुंचाया, उस कांग्रेस के लिए मास मोबिलाइजेशन करके दिया। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। इनको लोकमान्य और बेताज बादशाह कहते थे। लोकमान्य भी कहते थे और बेताज बादशाह भी कहते थे तिलक को। और तिलक तिलक का एक स्वभाव था कि किसी की सुनते नहीं थे और जनरली अपने मर्जी से काम करते थे। थोड़ा ज़्यादा ही इस मामले में वो रिजिड रहते थे। लेकिन एक बात थी कि जब तक तिलक का दौर रहा है, तब तक बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी रही है। भले ही ये हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करवाते हों, जैसे गणपति फेस्टिवल इन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जो आज भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने मनवाना शुरू किया। इन्होंने एंटी गौ स्क्वाड चलाया था, गौरक्षा दल चलाया था। ठीक है, गौरक्षक दल। तो हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी ज़्यादा हिंदुत्व के लिए भी काम किया है, जैसे कि गणपति फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया है। साथ के साथ इन्होंने गीता रहस्य भी लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने जो मूवमेंट इनके नेतृत्व में हुआ है वो स्वदेशी और बाइकॉट या होम रूल लीग मूवमेंट। इसके बाद पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो पहले ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये वही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है जिसने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की है। और बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ते हैं 1890s में। साथ के साथ तिलक के लिए ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत बार ये जेल गए हैं। पहले ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं जो बहुत बार जेल गए हैं, और साथ के साथ खास करके अपने जनरल्स के लिए अक्सर ये जेल जाते रहे हैं। और एक बार जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो केसरी पत्रिका के उस समय संपादक थे ये, और केसरी पत्रिका उस समय दूसरे लैंग्वेज में, यहाँ के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, उसको इन्होंने रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे
अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष ने इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, वैसे ही इन्होंने भी अपने केसरी पत्रिका को किया था कि हम लिखेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कहता था कि आप अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरे भाषा में अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं तो फिर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। तो इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब ये होम रूल लीग मूवमेंट चला रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरॉल। उन्होंने किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट, और इंडियन अनरेस्ट नामक किताब जो लिखी उसमें तिलक को बता दिया भारतीय उग्रवादियों का जनक। भारतीय उग्रवादियों का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बताया? तो बाल गंगाधर तिलक को। तिलक थोड़े से उग्र मिजाजी थे ही। ये चले गए लंदन और उनके खिलाफ केस कर दिया। फिर लौट के आते हैं तो 1919 का जो अधिवेशन है ये इनका अंतिम अधिवेशन होता है अमृतसर में, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके नाम पर गांधी जी उस समय लीड रोल में आ गए थे। तो एक तिलक स्वराज फंड चलाया गया जिसका टारगेट 1 करोड़ रुपीस रखा गया था उस समय कि 1 करोड़ रुपीस कलेक्ट करेंगे। तो ये तिलक की बात है और इनकी मृत्यु हुई है 1 अगस्त 1920 को। और आज के लास्ट हैं सी राजगोपालाचारी। देखिए, सी राजगोपालाचारी बहुत ही दक्षिण की भारत की अगर बात करें तो बहुत बड़े स्टॉलवर्ट हैं, बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट पर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि महात्मा गांधी के समधी थे। महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे का विवाह इनकी बेटी से हुआ था। तो पॉपुलरली इनको कहा जाता था राजा जी, लोकप्रिय थे राजा जी के रूप में। और 10 दिसंबर 1878 को इनका जन्म हुआ है। वाइकॉम सत्याग्रह जो कि अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए दक्षिण भारत में चलाया गया था, तो उसको इन्होंने ही स्टार्ट किया था, राजा जी ने। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग नहीं किया है, में कांग्रेस का सहयोग नहीं किया है, क्योंकि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में जुटे हुए थे कि किसी तरह से दोनों की मांग एक हो जाए, सो दैट कि ब्रिटिशर्स इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो इसलिए इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसका नाम था राजा जी के सूत्र। और इसके बाद ये भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल ऐसे हैं जो कि भारतीय हो। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एंड इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल ऑल्सो। तो और उसके बाद जब गवर्नर जनरल के पोस्ट से रिटायर होते हैं तो 1951-52 में ये भारत के गृह मंत्री भी रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद। इसके बाद मद्रास जब राज्य का गठन होता है तो मद्रास राज्य के ये चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं 1952 से 54 तक। और बाद में चूँकि नेहरू जी से इनका मतभेद इस बात को लेकर था कि ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी को ज़्यादा प्रमोट करते थे। नेहरू जी थोड़े सोशलिस्ट नेचर के थे, उनका झुकाव यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था, इनका झुकाव, राजा जी का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा था। तो इस कारण से मतभेद था, और मतभेद अगर बहुत दिन तक रहे तो एक पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है दो बड़े स्टालवर्ट को। तो इन्होंने पार्टी छोड़ी है और 1959 में स्वतंत्रता पार्टी भी बनाई है। उड़ीसा जैसे राज्यों में वैकल्पिक तौर पे एक कोलिशन गवर्नमेंट भी दिया है। तो ये राजा जी का अपना एक अलग स्टैट्यूर है उस टाइम का, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करा है इन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इस तरह से जो 10 बड़े पर्सनालिटी थे उनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ में और अगले 10 पर्सनालिटी को लेकर आऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।